सो हेलो भाई। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भाई, कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो नीट 2027 में लगभग 360 डेज बचे हुए हैं, और इन 360 डेज में 360 मार्क्स ही हमें चाहिए। ठीक है, 360 डेज में 360 मार्क्स ही हमारे चाहिए। तो अगर हम भी एक नंबर भी एक दिन में स्कोर करेंगे तो भी हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आज से ही तैयारी शुरू कर दी। अभी कल एग्जाम देकर आया मैं, एग्जाम देकर आया भाई, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं पेपर इजी था, कैसा भी था, चलो खैर वो एक अलग बात है। पर हम अपना काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और अब हम हम पढ़ाते भी रहेंगे, है ना। मतलब यार, साथ साथ पढ़ते हैं भाई। ज़्यादा मुझे भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा जितना आता है। और मैंने जो मटेरियल है, जो ये इतना सारा डाटा है भाई, इतने 30-35 चैप्टर है, ये सब जो है, एक बच्चे के लिए सारी चीज़ें याद रखना पॉसिबल मुझे लगता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। खैर वो तो एक अलग बात है, पर जितना हो सकता है हम इन चीज़ों को आसान बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। और हमारे पास एक किताब है, ये एनसीईआरटी, यही हमें पढ़नी है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब आते इसी में से, ये बस इतनी जरूर बात है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट को भी नहीं घुमाएगा। मैं कह रहा कंसेप्ट को भी नहीं घुमाएगा, वो सिर्फ इंग्लिश घुमाएगा। हाँ हाँ, हमारी क्या है, इंग्लिश कमजोर है। वो हमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस तरह के मतलब ट्रू फॉल्स में इस तरह की जो है स्टेटमेंट दे के फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बात को खत्म करेंगे। आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो हमें मतलब याद रखनी। दो चार बातें हैं, वही वहीं से क्वेश्चन आता है, और वही चीज़ें हमें याद रखनी। भाई देखो, हर लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने ये बात कल ही मतलब मैं एग्जाम दे के आया, तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुई कि हर लाइन से क्वेश्चन नहीं आता, पर किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि मतलब आपके याद क्या क्या रहता है। अब जैसे 2025 में एक क्वेश्चन आया था इकोलॉजी में, वो K-N/K वाला, है ना, और वो इस बार भी आया। वो इस बार भी आया और पिछली बार भी आया था। तो इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर देखता है कि क्या चीज़ें इस बंदे के याद हैं और क्या चीज़ें नहीं। भाई वो और कुछ भी पूछ सकता था यार, इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से कोई भी लाइन उठा के पूछ लेता कि यार ये बताओ। पर उसने पर्टिकुलर एक वही टॉपिक जो जहाँ से आया हुआ क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ, उसी से ही वो पूछ रहा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो नीट हमसे चाहता है कि ये चीज़ें तुम याद रखो। जैसे कि वो टीवी वॉल्यूम्स, ब्रीथिंग में, खैर इसकी बातें हर चैप्टर में करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो याद करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे। देखो भाई, एनसीईआरटी को हम मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एनसीईआरटी देखो, कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो इजीली, एक, अगर आप इंडियन भारतीय हो, और मतलब खैर चलो, कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो इजीली एक बच्चे को नहीं समझ आते, जैसे इनएनिमेट मैटर, परसीव, इवोक्ड, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, ब्राउट, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल, बिगेस्ट स्पिन ऑफ, रिवेलेशन। इस तरह के वर्ड्स हैं जो इजीली समझ आना पॉसिबल नहीं है अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो तो। ठीक है, इवन अगर इंग्लिश भी अच्छी हो तो भी मैंने देखा बहुत से, वो भी आपको पूरी तरीके से नहीं बता सकते। तो कहने की बात यह है कि अब मैं इसको भाई, मैं इसे इंग्लिश, ऐसा नहीं कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मुझसे आती है। मैं इसको एक एक मिनट में पढ़ के सुना दूंगा आपको, 2 मिनट में जो इस पेज को, कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे में पढ़ के पूरा सुना दूंगा, पर इसमें समस्या नहीं है। समस्या है क्या, कि हमें हमें हमारी भाषा में चाहिए। अब वो भाषा मैंने भाई मेहनत से कहो या कुछ भी कहो, एक हर चीज़ में मैंने ये बनाया, और ये मेरे खुद के हैं, किसी के ने जो है, अब हर किसी के पास हो वो एक अलग बात है। आपको पढ़ना हो ठीक है यार, पसंद आए अच्छा है, नहीं आए वो अच्छा है, पर इससे इतना जरूर है कि इन नोट से, इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन नोट से आप एक चैप्टर को मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज कर सकते हो, और अपना कंसेप्ट फौलाद कर सकते हो, अगर आज ही सही पढ़ोगे, या मतलब जो भी, क्योंकि ये हमारी भाषा है। क्या हमारी भाषा मतलब, अरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना यार, व्हाट्सएप पे भी तो हम ये लिखते हैं कि भाई, भाई घर आजा, है ना, भाई घर आजा, ऐसे लिखते हैं हम व्हाट्सएप पे किसी को जो मैसेज करते हैं। तो उसी इजी भाषा में मैंने इसको कन्वर्ट करा हुआ है। अब हाँ, बेशक मैंने इसमें
एआई का ज़माना है, ईज़ी तरीके से काम करा। मैं भी एक-एक लाइन खुद इतना ज़रूर है कि हाँ, मैंने पढ़ी है, लाइन का बेसिक मैच टू मैच मैंने 1 बाय 1 लाइन मैच करी है, कोई भी लाइन आपकी छूटी ही नहीं। एक-एक वर्ड, एक-एक पैराग्राफ मैंने जो है खुद मिलाया, इससे बेस्ट चीज़ है भाई। काम करती है, काम करेगी, यकीन रखो। और जो याद करने के पॉइंट्स होंगे, जैसे कि सिंपल नोट्स, मतलब नोट्स क्या चीज़ है? नोट्स मेरे ख्याल से एक चैप्टर के आपको सिर्फ वो बनाने चाहिए, जो चीज़ें आपको उसमें से याद रखनी है। एक आपका पर्टिकुलर आपने एक नोट्स बना लिया पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको जो चीज़ें याद रखनी हो, उसकी एक अलग से आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है? तो हम बात शुरू करते हैं अब लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये पहला डायग्राम कह लो डायग्राम तो नहीं, पर ये चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी में। पहले पेज से शुरू करेंगे, ठीक है? यहाँ पर 4 चैप्टर दिए हुए हैं, एक यूनिट है बायोलॉजी, ये लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, आपको ना सिंपल, जैसे हमने एक पेज पढ़ा, मान लो सिंपल एक पेज पढ़ा, और इसमें से आपको क्या करना है, अपनी एक वाइट पेपर लेना, एक उसमें से ऐसे वर्ड्स जो खतरनाक खतरनाक है, जिनके टर्म आपको लगता है कि आपसे ये नहीं आता, अगर हाँ हाँ आपने पहली बार सुना, आपने आपसे नहीं आता या कुछ भी, तो आपको वर्ड्स नोट कर लेने हैं। फिर चाहे उसमें बायो के वर्ड्स हों, या फिर जो है बायो के वर्ड्स हो, या फिर इंग्लिश के वर्ड्स हो, ठीक है? तो आपको वो नोट्स कर लेने हैं। अरे बायो के वर्ड्स मतलब जैसे, यार जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, और अम, और बताऊँ तो मियोसिस माइटोसिस में ही बच्चे कंफ्यूज रहे मेरे हिसाब से तो, है ना? भाई मैं भी था, क्योंकि मैं भी था या हो जाता हूँ कभी कभी। और बहुत है, पेरिस्पर्म, न्यूक्लियस, न्यूसेलस, न्यूक्लियो और क्रोमोसोम, वो एक जेनेटिक्स, क्योंकि मतलब जो जो आप पढ़ते रहोगे आप लिखते रहना उसको साथ साथ। तो भाई हम पहले इसको तो नहीं पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ से, ठीक है? मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है, या माइक वाइक सही काम कर रहा है क्या। सो ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग सही काम कर रहा है ना? तो शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस का साइंस है। बायोलॉजी लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस का साइंस है। अब ये तो बात सिंपल है, ठीक है, समझ में आती है। लाइफ फॉर्म मतलब जीवित, लिविंग प्रोसेस मतलब जीवन, ठीक है, जीवन। लिविंग वर्ल्ड में बहुत ही अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी भी है, और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, मतलब भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है? मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, देखो लिखा भी हुआ है, मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग वर्ल्ड में बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। अर्ली मैन इजिली समझ सकता था कि क्या इनएनिमेट मैटर है और क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनएनिमेट मैटर मतलब जो डेड है, एक तरीके से, ठीक है? इनएनिमेट मैटर मतलब जो डेड है, डेड तो नहीं आप कह सकते पूरी तरीके से, आप ये कह सकते हो जिन निर्जीव, डेड हो गया क्या, डेड का मतलब हो गया निर्जीव। और इनएनिमेट का मतलब, इनएनिमेट का मतलब अ, निर्जीव नहीं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में पूरी तरीके से उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर्टिकुलर वर्ड है इस चीज़ के लिए भी, बट वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इनएनिमेट मैटर आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हो जिसमें, जैसे कि विंड हो गया, सैंड हो गया, अब ये निर्जीव नहीं आप कह सकते, ये कुदरती तौर पर बने हुए हैं। इनएनिमेट मैटर कुछ नहीं यार, मतलब सिंपल जो है, जिनके अंदर जान ना हो, और चीज़ें वो वस्तु भी कह सकते हो उसमें, ठीक है? तो क्या इनएनिमेट मैटर है, पहले के आदमी, पहले जो लोग थे वो इजीली समझ सकते थे कि क्या इनएनिमेट मैटर है और क्या एनिमेट मैटर है, मतलब जीवन वाले हैं। अर्ली ह्यूमंस ने कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, देखो बताया भी हुआ है आगे कि अर्ली ह्यूमंस ने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे विंड, सी, फायर एटसेट्रा, और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को देवता मान लिया था। भाई जो चीज़ हमें अलग लगती है, हम उसको एक एज अ गॉड या एज अ मैजिक देखते हैं, ठीक है? इन सब एनिमेट और एनिमेट इन एनिमेट चीज़ों का कॉमन फीचर ये था कि ह्यूमंस में ईव या फियर का सेंस जगाते थे। ईव या फियर मतलब डर का एक माहौल जगाते थे, डर की सेंस जगाते थे। मतलब अगर अर्ली ह्यूमंस पहले, इसमें कुछ यहाँ तक की बात मैं बता देता हूँ शॉर्ट लाइन में, यहाँ तक की कि जो पहले का इंसान था वो इजीली समझ सकता था कि क्या एनिमेट मैटर है और क्या इनएनिमेट मैटर है, बेस्ड बेस्ड ऑन देयर सेंस ऑफ ईव या फियर। मतलब अपने डर के, भाई बिजली कड़कती हुई देखता था, आग लगते हुए देखता था, हवा को चलते हुए देखता था, तो उसको लगता था कि यार ये तो क्या ही हो रहा है, इसका मतलब उसको लगता था कि यार ये तो क्या ही हो रहा है। तो उसने जो है कुछ चीज़ों को देवता मान लिया था, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। ये अलग अलग वर्ड्स है जो अंडरलाइन हैं, और जो बॉक्स में चीज़ें हैं वो मेन है। आप जब इसको पढ़ोगे चैप्टर को, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि कुछ चीज़ें मेन हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, काफ़ी बाद में ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू हुआ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग काफ़ी बाद में ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू हुआ। मतलब उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब यार डिस्क्रिप्शन का मतलब तो पता ही है, अगर मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन मतलब किसी के बारे में बताना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत बाद में बताया गया, बल्कि बेशक चाहे उसमें ह्यूमन बींग्स हो, काफ़ी बाद में
ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू हुआ। जो सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन सेंटर्ड व्यू रखती थी वो बायोलॉजी में लिमिटेड प्रोग्रेस कर पाई। मतलब जो ह्यूमन को सेंटर पे रखती थी, जो ये मान के चलती थी कि ह्यूमंस ही के अकॉर्डिंग ही, मतलब एक रिलेटिव चीज़ है, ये एक रिलेटिव चीज़ है कि आप किसी के नज़रिए से देखते हो, है ना? तो वो इस नज़रिए से देखती थी। एक सोसाइटी थी जिसको एंथ्रोपोसेंट्रिक बोला गया है इसमें। देखो, ये बात जो लिखी हुई है, ये जो सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन सेंटर्ड व्यू रखती थी वो बायोलॉजी में लिमिटेड प्रोग्रेस कर पाई। अब भाई आप अगर दुनिया को कुत्ते की नज़र से देखना शुरू कर दोगे, मतलब अगर आप सपोज करो एक डॉग हो मतलब अगर आप एक डॉग हो और उसको जो है कुत्ते की नज़र से देखना शुरू कर दोगे दुनिया को, तो आप एक कुत्ते जितनी ग्रोथ कर पाओगे या नहीं? तो यही बात करी ये एनसीईआरटी के, क्या बोल रहे हैं, जो सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन आदमी को, ह्यूमन मतलब और भी हो सकती है, इंसान को अ, इंसान के उससे देखती थी, व्यू थे, वो बायोलॉजी में लिमिटेड ग्रोथ कर पाई। अब भाई हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप एक किसी भी फील्ड में लिमिटेड ग्रोथ ही कर पाओगे। देखो इसके लिए पर्टिकुलर टर्म दी गई है एनसीईआरटी में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो। The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. वारे वाह, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। कोई माइकल लाल मुझे अंग्रेजी का मास्टर एक बार को चक्कर खा के गिर जाए कि यार ये क्या पूछ लिया इसने, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, अरे सिंपल, वो सोसाइटी, सोसाइटी का वो नजरिया जो ह्यूमन सेंटर्ड को वो रखता था। भाई ऑपरेशन कर दोगे इसका अगर ऐसे पढ़ लिया, ऑपरेशन, ठीक है, टेंशन मत लो, बाकी जो होगा देखकर जाएगा, मेरे साथ भी होगा, टेंशन मत लो, मैं भी दूंगा एग्जाम 2027 का भी। खैर, सिस्टमैटिक और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के लिए आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेवलप करना जरूरी हो गया। किसका? सिस्टमैटिक डिटेल डिस्क्रिप्शन। भाई किसी चीज़ को सिस्टम में डिटेल पढ़ने, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान करना, नोमेनक्लेचर मतलब उसको नाम देना, क्लासिफिकेशन का सिस्टम, क्लासिफिकेशन मतलब उसका बंटवारा करना, ये सिस्टम डेवलप करना जरूरी हो गया। इन स्टडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये बताती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ होती है दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ भी और वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ भी। इन स्टडीज़ का किन स्टडीज़ का? क्लासिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर का। इन स्टडीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी होती है। किस तरह की सिमिलैरिटी होती है भैया? जी, 2 तरह की सिमिलैरिटी होती है भैया। कौन-कौन सी? हॉरिज़ॉन्टल होती है, एक वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ होती है। हॉरिज़ॉन्टल सिमिलैरिटीज़ क्या है? हॉरिज़ॉन्टल सिमिलैरिटीज़ ये है जो सेम टाइम में सिमिलर ऑर्गेनिज़्म एग्ज़िस्ट करते हैं। मतलब हमारे समय में जो मेरे साथ ऑर्गेनिज़्म है, मतलब जो मेरे साथ मेरा कुत्ता है, मेरी बिल्ली है, मेरा घोड़ा है, ये ये जो मेरे साथ जो है एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो हो गई हॉरिज़ॉन्टल सिमिलैरिटी। जी, वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ क्या हो? वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ होगी ऑर्गेनिज़्म एक दूसरे से इवॉल्व होके रिलेटेड हैं। मतलब अच्छा बैक्टीरिया से वो बना, अच्छा उससे वो बना, उससे वो बना, उससे वो बना, पढ़ते हैं ना हम एवोल्यूशन में। अच्छा वो वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ है। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इवॉल्व होकर रिलेटेड हैं, ठीक है, ये हो गई वर्टिकल सिमिलैरिटी। 2 तरह की सिमिलैरिटी बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज होती है। कौन बताता है कि होती हैं? क्लासिफिकेशन बताती है, आइडेंटिफिकेशन बताता है और नोमेनक्लेचर बताता है। जी ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक हमें, ठीक है। एक सेकंड में पानी जरूर पी लो भाई, पानी पीने और मेरी आवाज़ वैसे ही बहुत भारी है, साउंड की दिक्कत चलती रहती है। पानी पी लेता हूँ तो उसके बाद आवाज़ थोड़ा सही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। ये रेवलेशन कि प्रेजेंट डे और अर्थ पे जो पहले ऑर्गेनिज्म रहे वो सब कनेक्टेड हैं। इसने ह्यूमंस को हम्बल बनाया और डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुए। अच्छा, किसने? ये रेवल्यूशन। भाई रेवल्यूशन का मतलब मुझे भी नहीं पता, रेवल्यूशन का मतलब आप देख लेना, एक आधा वर्ड मैंने बताया ना, आप मेरे साथ नोट करते रहोगे तो पता लगता रहेगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं रेवल्यूशन का मतलब कि देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये रेवल्यूशन की प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म और अर्थ पे जो पहले ऑर्गेनिज्म रहे वो सब कनेक्टेड है। मतलब एक तरीके से रिजल्ट को कह सकते हैं कि ये रिजल्ट आया कि प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म और अर्थ पे जो पहले ऑर्गेनिज्म रहे वो सब कनेक्टेड है। इसने इस बात ने ह्यूमंस को हम्बल बनाया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुए। कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या हो, अब ये पढ़ेंगे, इसके बाद बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मैं आपको बता देता हूँ एक, मतलब छोटी सी बात बता दूँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि भिन्न भिन्न तरह की डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि एक अमेजोन में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं अलग अलग चीज़ों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उनको बचाओ, कंजर्वेशन बचाओ, उसके लिए कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। अगले चैप्टर्स में आपको प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, वो भी एक टेक्सोनोमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। अरे टेक्सोनोमिस्ट भी बन जाएंगे, बनना डॉक्टर था टेक्सोनोमिस्ट बना दिया, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से
अब मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा पेज हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये आलतू फालतू इंट्रोडक्शन जो भी है हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये भाई मैं सिर्फ इतनी बात, मेरे पास हर चीज़ जो है पूरी बायो पढ़ाएंगे, पूरी बायो पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इस बार शायद मेरा रह जाएगा, कुछ उखाड़ा नहीं है जीवन में हमने भी, टेंशन मत लो। एक एक चीज का ऐसा रट्टा मार के जाएंगे अगली बार 2027 के पेपर में। हम ये मान के चलेंगे द वर्ल्ड हार्डेस्ट एग्जाम आएगा। मुझे नहीं पता 26 का रिजल्ट क्या रहेगा या जो भी रहेगा या नहीं, ठीक है, पर हम अपना ये काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे भाई। अगर पसंद आए तो बताना, नहीं पसंद आए तो भी मत बताना। तो लेकिन अब करेंगे, ठीक है, आखिरी दम तक करेंगे। ये हर चीज़ जो है, ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे मैं आपको कहना, वो मैं अभी यार मैं सीख रहा, मुझसे भी आता नहीं ज़्यादा, अकेला हूँ, कोई टीम वीम नहीं है साथ में, ये वो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे होगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो आगे भेज देना, और जो भी है, ये जो नोट्स वगैरह हैं, ये अभी हमने एक पेज पढ़ा, ये सिर्फ डेमो बताइए मैंने कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। एक पेज हमारा इतनी सुंदर तरीके से कवर हो गया। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। चलो ठीक है, ये बात इतनी मेरी समझ में आती है, इंग्लिश मेरी इतनी कमजोर नहीं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस बात को तो मेरी समझ में आता है जी, ये बात तो मेरी समझ में आ गई। अमेजिंग डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है कुछ, कह रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग डाइवर्सिटी हो, अच्छा जी ऐसी बात कह रहा कुछ, लेकिन ये कहाँ से, इसका अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी लाला। खैर, अर्ली मैन कुड परसीव, इजिली परसीव, अरे भाई परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। परसीव मतलब ये बात तो मैंने पढ़ी इधर, अर्ली मैन इजिली समझ सकता था, इजिली समझने को परसीव लिखा हुआ, तो ये फर्क है भाई पढ़ने का। और उम्मीद करता हूँ इससे आपके आप पूरा चैप्टर, यकीन मानो 10 मिनट में या 20 मिनट में पूरा चैप्टर ये जो है आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। वादा है मेरा, याद करने की चीज़ें अलग से बता दी जाएगी, जैसे कि 5 जुलाई को मैं ये जो है जन्म हुआ था साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर साहब का, इस तरह की उन्होंने। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, देखो उन, जैसे कि अगले पेज पर बात की हुई है अर्नेस्ट मेयर साहब की, उनके नियरली 80 ईयर करियर में उनका रिसर्च और इथोलॉजी, टेक्सोनोमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलोसफी तक स्प्रेड था। अच्छा जी, जी क्या कहीं पर थी उनकी स्टडी जी, टेक्सोनोमी पर थी, कहीं पर टेक्सोनोमी पर थी, ऑर्निथोलॉजी, जियोग्राफी, इवोल्यू, अरे यार ये लिखी हुई साइड में, टेक्सोनोमी, इवोल्यूशन, ऑर्निथोलॉजी, जियोग्राफी। तो इस तरह की मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि उनका अर्नेस्ट मेयर साहब का जो मेन कंट्रीब्यूशन था, उनकी जो 80 साल का करियर था, उनकी किस चीज़ पर रिसर्च रही, तो मैं उनको बताऊंगा कि भैया उनकी रिसर्च रही जीटो पे, जीटोज पे। जी जीटोज क्या है? हाँ, मैं कहूँगा उनकी रिसर्च रही, आगे क्या है, मैं कहूँगा उनकी रिसर्च रही जीटोज पे। जी जीटोज क्या है? जी जीटोज है जो जियोग्राफी पे रही, इवोल्यूशन पे रही, टेक्सोनोमी पे रही, ऑर्निथोलॉजी पे रही, सिस्टमैटिक और बायोलॉजी की हिस्ट्री के लिए उन्होंने मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह की, इससे क्या होगा आपको, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनमें इतना ईजी पड़ेगा भाई, यकीन मानना, जैसे कि ऐसे याद आएगी बढ़िया तरीके से ट्रिक भी, एक एक चीज़